हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे और सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी प्रवक्ता जो फर्स्ट पेपर है उसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, आज उसका हम पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन है तो मैं इतना लिख के नहीं करा पाऊँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। अब एग्ज़ाम भी होने वाला है तो मैं सीधे बुक से करा रही हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? किसका है? चार ऑप्शन है ये। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारी वाजपेयी। इसमें आ जाता है पहला है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? किस संप्रदाय के हुए थे? चार ऑप्शन है, बल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के या राधा बल्लभ संप्रदाय के। ये हुए थे निम्बार्क संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है, शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? कौन है शिवा बामनी के रचनाकार? ये हैं भूषण। ठीक है, और जो ये चार ऑप्शन है आप देख लीजिए, मैं आंसर बताऊंगी आपको क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की किस कालक्रम के अनुसार है सही दृष्टिकोण? चार ऑप्शन है, देख लीजिए आप। इसका आंसर है सरहपा, उसके बाद आते हैं पुष्पदंत, उसके बाद अद्धहमाण, फिर हेमचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, कांच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथि। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो क्या हो? इसका आंसर है संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? किसका है ये विचार? मुनि जिनविजय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या धीरेन्द्र वर्मा का? यह है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? किसको कहा था? भूषण को कहा था, केशवदास, देव या पद्माकर? ये कहा था केशवदास को। अगला प्रश्न है, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? सन्यासी है, कुआं है, खंडहर है या प्रेमी का हृदय? इसका है कुआं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? किसकी हैं? विद्यापति की हैं, नरपत नाल की हैं, अमीर खुसरो की हैं या भटकेदार की? किसकी हैं? ये हैं अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों से मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है या रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या नामवर सिंह का? यह है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित है? कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित है? बीसलदेव रासो है, परमाल रासो, खुमान रासो या पृथ्वीराज रासो? यह है बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, या चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, या गुरु महिमा या उलटवासियाँ? इसमें नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है?
माखनलाल चतुर्वेदी हैं या बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं या राम नरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक। इन पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। यशोधरा कौन सी विधा है? गद्य की है, पद्य की है, चंपू की है? इनमें से कोई नहीं, ये चंपू की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? कौन लिखता था? श्रीधर पाठक या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर या गंगा शरण सिंह या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? जयद्रथ वध या प्रिय प्रवास, साकेत। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन कहाँ जो सोवत है। किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? किसकी है? यह विश्वनाथ त्रिपाठी की है या वंशीधर शुक्ल की या विश्वनाथ पाठक या अदम गोंडवी की? यह है वंशीधर शुक्ल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? कल्पना का अतिरेक या राष्ट्रीयता या इतिवृत्तात्मकता या नीति और आदर्श चित्रण। यह है कल्पना का अतिरेक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है या द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है या द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ या द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ। इसका आंसर है द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। यह कथन गलत है द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक। ठीक है। अगला प्रश्न है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? किसने किया है? ये किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। अगला प्रश्न है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? किसके हैं? यह विचार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? 4 ऑप्शन है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है या प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण उनकी उल्लेखनीय विशेषता है या इनके प्रेम में उदात्तता है, रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिय वासना नहीं, या इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। यह रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? नीति है या भक्ति है या राज प्रशस्ति है या श्रृंगारिकता? रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो। ठीक है, वह है रीति काव्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? किसके दोहों के लिए कहा गया है? यह बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? कौन ऐसा है जो आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है। घनानंद है या केशव है, बिहारी है या देव है? वह है देव। ठीक है। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? किसकी रचना है? कृपाराम की है या तुलसी की, रहीम की या केशव की? यह है रहीम की। ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय की रचना किसने की? काव्य निर्णय की रचना किसने की? यह की है भिखारी दास ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? कौन है रसिक प्रिया के रचनाकार? यह है केशव दास। ठीक है। अगला प्रश्न है, घनानंद की काव्य भाषा थी, क्या थी घनानंद की काव्य भाषा? ये थी ब्रज भाषा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? कौन नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या बिहारी? बिहारी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की। ठीक है। अगला प्रश्न है, रैदास का दूसरा नाम है? रैदास का दूसरा नाम है रविदास। अगला प्रश्न है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? कबीर को किसका प्रवर्तक माना जाता है? निर्गुण संप्रदाय का। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? किस कवि की रचनाएं हैं? कबीर की। ठीक है, याद रखना है आपको, आगामी एग्जाम में आ सकता है। उलटबासियाँ किसने लिखी हैं? किसने लिखी हैं? कबीरदास जी ने। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? किसकी है? दादू की है या कबीर या रैदास या जयसिंह? ये है जयसिंह की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद। ठीक है। हंस जवाहिर कासिम साहब। ठीक है। चित्रावली उस्मान की है, लेकिन मधुमालती कुतुबन की नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? ये किया था आलो उजाला ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदधि आय तेई बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना, पंक्तियों के रचनाकार हैं? पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? यह बारहमासा शैली में लिखा गया है। ठीक है ना, ये ठीक है पहला। दूसरा है, बारहमासा की शुरुआत जायसी ने की, ये गलत है। जायसी ने जेठ अषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, ये भी गलत है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, ये सही है। तो इसका आंसर हो गया पहला और चौथा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? कौन सा ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का? वह है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। 4 ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन है आप देख लीजिए, मैं आंसर ही बताऊंगी आपको। ठीक है। इसमें आप दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो अच्छे से। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? देख लीजिए कथन क्या है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, न कि राम कुमार वर्मा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह का। ठीक है। बार बार आया है क्वेश्चन, फिर आ सकता है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1375 से 700 तक। ठीक है। 1375 से 1700 तक। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार संतों की संख्या मानी गई है 12। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैमासबद किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमासबद है पृथ्वीराज रासो की एक प्रसिद्ध घटना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? कौन सा है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित? यह है पौमचर्यु। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? क्या है पृथ्वीराज रासो की भाषा? डिंगल। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? कौन सी रचना है? वह है बीसलदेव रासो। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंड्य साल सत बखाणी देहई बुद्ध बसंत न जानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है? किसकी है? यह है सरहपाद की। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतमुक्त कवियों के संदर्भ में
इनमें से कौन सा कथन गलत है? देख लीजिए। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, ठीक है ये। दूसरा है रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगी। तीसरा है रीतिमुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, ये भी ठीक है। अगला है रीतिमुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा भी व्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं रसलीन, उनका लिखा ग्रंथ है अंग दर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ है आपको नहीं भी देख लेना है, क्योंकि बहुत बार होता है हम सोचते हैं कि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा है, तो हम ये गलती कर जाते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर देना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में घबराहट हो जाती है तो हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, तो सीधे आंसर कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें आते आते भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? देव का लिखा ग्रंथ नहीं है, तो भाव विलास देव ने लिखा है, भवानी विलास भी इनका है और रस विलास भी, तो विष्णु विलास इनका लिखा ग्रंथ नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? ठीक है, ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? ये थे केशवदास, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? केशवदास ने कौन सा ग्रंथ नहीं रचा, इसमें भी नहीं आया है, ठीक है। विज्ञान गीता केशवदास का है, जहांगीर जसचंद्रिका भी इनका है और छंदमाल भी केशवदास का है, तो भाषा भूषण केशवदास का नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो चिंतामणि का नहीं? वह है कवि प्रिय, ठीक है। काव्य विवेक है इनका, कवि कुल कल्पतरु भी इनका है और काव्य प्रकाश भी चिंतामणि का है, ठीक है। अगला प्रश्न है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौंप बिंध्यो आगे कौन हवाल। उपरयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में, किस में है? यह है ब्रज भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? कौन है प्रबोध पचासा के रचनाकार? ये हैं पद्माकर भट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? ठीक है, किस कवि के लिए है? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यह कहा है केशवदास के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। रचना काल के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम है, पहला आ जाता है ललित ललाम, दूसरा भाव विलास, तीसरा श्रृंगार निर्णय, चौथा जगत विनोद, ठीक है। अगला है नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है? किसकी है? या आलम की है, ठाकुर की है, या कुलपति की है, या सेनापति की? ये पंक्ति है सेनापति की, ठीक है। अगला प्रश्न है सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद है देव की, ठीक है। अगला प्रश्न है काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? कौन है काव्य निर्णय का रचयिता? वह है भिखारी दास, ठीक है। अगला प्रश्न है केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? ये थे ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? इन्होंने अपनाया दोहा, ठीक है। अगला प्रश्न है इसकनामा के रचयिता कौन है? इसकनामा के रचयिता हैं बोधा, ठीक है। अगला प्रश्न है रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? नारी के आदर्श रूप का चित्रण, ठीक है। अगला प्रश्न है
निर्गुण संत थे? कबीर थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे या मीराबाई? वह थे कबीर। ठीक है। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है। कौन है ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित? वो है कबीर। ठीक है। अगला है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? किसकी है? यह है कबीरदास की। ठीक है। अगला प्रश्न है नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव का संबंध है महाराष्ट्र से। ठीक है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य के या वल्लभाचार्य के या रामानंद के या मध्वाचार्य के? ये पड़े थे रामानंद के। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। कौन नहीं है? मलुकदास, धर्मदास, रैदास या परमानंद दास? ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है परमानंद दास। ठीक है। अगला प्रश्न है कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? किसकी है? यह है पूरनदास की। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। ये पंक्तियां हैं रैदास की। ठीक है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? क्या है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग? वह है ज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असंगत है? कौन सा है? देख लीजिए। पहला है कृष्णगढ़ नरेश महाराजा सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है। ये ठीक है। अगला है नागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। ये भी सही है। अगला है जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। यह गलत है। ठीक है। अगला है सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया है। यह ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? किसने कहा है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब की तलवंडी ग्राम में हुआ था? यह हुआ था गुरु नानक देव का। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक? श्रीचंद। ठीक है। अगला प्रश्न है संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? कौन सा कथन है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। ये ठीक है। अगला रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है। ये भी ठीक है। अगला है संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये ठीक है। अगला प्रश्न है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। कौन है? वह है डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव की माता का नाम था? गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता। ठीक है। वितस्ता रूपना लक्ष्मी, इसमें है तृप्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है हम तो भगति मुक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? ये पंक्तियाँ हैं कबीर की परिचय। ठीक है। अगला प्रश्न है संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? संत काव्य परंपरा का सबसे शिक्षित कवि है वह है सुंदरदास। ठीक है। अगला प्रश्न है कबीर कुता राम मुतिया मेरा नाव गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? जो ये दोहा है इसमें है आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका है? ये है श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है?
यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोय ए हिंदुस्तानी की रचना की है, किसने की है? यह है गारसा द तासी ने। अगला प्रश्न है गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया? इसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, कौन है? यह है पादरी एडविन ग्रिब्स। ठीक है। प्रश्न है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? किसको है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? यह दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। आ सकता है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? 4 ऑप्शन है, इनमें सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला प्रश्न है मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, क्या की है? मिस्र बंधुओं ने दिया है 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम। ठीक है। देख लीजिए आप चारों ऑप्शन, उसमें से सही है 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रमी तक। ठीक है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, कौन है? यह है श्याम सुंदर दास। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखी? वर्षा विनोद भारतेंदु की है, गीत गोविंदानंद भी इनकी है, वेणु गीत भी भारतेंदु की, तो इसमें से नहीं है, वह है पायस पयोनित। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को मोड़ा स्वदेश प्रेम की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? वह है आषाढ़ महात्म्य। ठीक है। 3 रचनाएं भारतेंदु की हैं, ये हैं अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी भाषा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है उसका प्रकाशन है 1890। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? किसका अनुवाद है? यह है नारद भक्ति सूत्र का। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? किस नाम से है? यह है भारतेंदु ग्रंथावली। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। ठीक है। उक्त कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। ठीक है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की, ये भी ठीक है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, यह भी सही है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? किसकी है? देख लीजिए। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्तियां हैं देव की। ठीक है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है चिंतामणि त्रिपाठी से। अगला प्रश्न है किस कवि की आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? किस कवि के आश्रयदाता थे?
ये थे भूषण के। ठीक है, कवि की किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? ये थे भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न है सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु क्यों न नृपति हवै भोग्य लहि सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वह ज्योतिष ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस कवि का है? यह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हैं छलके उस पंक्ति के कवि द्वारा रचित है। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह है चिंतामणि की। ठीक है, अगला प्रश्न है विरह वारिस रीति काव्य के किस कवि की कृति है? किसकी है? यह है बोधा की। ठीक है, अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी है रचना है जो प्रबंध काव्य नहीं है? वो है रसिक प्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न है तुलसी गंग दऊ भये सुकविन के सरदार। यह कथन इनमें से किसका है? यह कथन है भिखारी दास का। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? कौन सा है? वह है विज्ञान गीता। ठीक है, अगला प्रश्न है सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? किसके द्वारा है? यह है नरोत्तम दास का सुदामा चरित। ठीक है, अगला प्रश्न है गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? यह है अकबर के। ठीक है, अगला प्रश्न है धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? किसका कथन है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? कौन सी हैं? संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम। ठीक है, हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। यह गलत है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। सही है। अगला है उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये भी ठीक है। अगला है जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? पहला है इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया है। ठीक है ये। दूसरा है इनमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन किया है। ये भी ठीक है। तीसरा है इनमें स्त्रियों को उच्च कोटि का बताया गया है। ये गलत है। अगला ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं। ये ठीक है। ठीक है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कौन सी है? ये है हिम तरंगिणी। ठीक है, अगला प्रश्न है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? किसने की रुद्र संप्रदाय की स्थापना? यह की है विष्णु स्वामी ने। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? किस दर्शन का किया? यह है विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध है द्वैताद्वैत। अगला प्रश्न है आकाश धर्मगुरु कहा जाता है? किसे कहा जाता है आकाश धर्मगुरु? वह है रामानंद को। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? वह है पदावली में। ठीक है, अगला प्रश्न है बीसल देव रासों की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बीसल देव रासों की नायिका का नाम है राजमती। ठीक है, अगला प्रश्न है चर्यापद के रचयिता हैं? चर्यापद के रचयिता हैं सबरपा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अणवे खीज संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरे न देह पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदे। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की? ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? यह है खुमाण रासो की। ठीक है, अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं? जयचंद्र प्रकाश हैं रचनाकार हैं भट्ट केदार। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? कथन है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? यह है सोमप्रभ सूरी की। ठीक है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी इनमें निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे? वो है तो विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली हिंदी में रचित है, लेकिन वो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है? वो है बंगला से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु लज्जेंज तू वेंसी अहू जई भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की? ये हैं सारंगधर की हैं, सोमप्रभ सूरी की हैं, कड़हपा की हैं, हेमचंद्र की। ये पंक्तियाँ हैं हेमचंद्र की। ठीक है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? वह है हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है। अगला प्रश्न है, ए डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? इसके लेखक हैं जॉन गिलक्रास्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? वह है पृथ्वी कल्प। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? वह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल शांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। अगला और आज का लास्ट 150वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है? ये हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। ये आज के 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। प्रैक्टिस सेट हैं, आप एक बार देख लीजिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। अब हम ऐसे रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।